वेलकम बैक एवरीवन ऑन इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट लिटरेरी टर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो स्टार्ट हो जाइए आज के सेशन के लिए। और सबसे पहले क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे हम जुड़ेंगे आप सभी से। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, जल्दी से आंसर करिए इसका। द फर्स्ट नंबर क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, अ डांस सॉन्ग विच बाय अ स्टोरी स्ट्रोलिंग सिंगर और अ बैंड ऑफ सिंगर्स टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ हार्प और अ फिडल इज नोन एज। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कि ग्रुप होता है, डांस सॉन्ग्स होती हैं जो कि ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, बैंड होते हैं सिंगर्स के, और वो किसी एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में जिसको हम हार्प और फिडल के नेम से जानते हैं उसके साथ में वो डांस सॉन्ग जो होता है वो गाया जाता है, डांस के साथ में वो सॉन्ग को सिंग किया जाता है। तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ पोइट्री है आपको बताना है, बैलेड, ओड, डिएडल या लिरिक। ऑप्शन ए बी सी में से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज नोन एट बैलेड। जहां पे हार्प या इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है आप उसको बैलेड बोलोगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस often facial usually sandwiched between the acts of a long play is called। क्वेश्चन है कि जब कोई प्ले के बीच में किसी प्ले के दो एक्ट के बीच में कोई ऐसी फेशियल कॉमेडी होती है, शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है। स्पेशली वो प्लेज के लिए होता है, किसके लिए, जब कोई ड्रामा लिखा जाता है उसके बीच में, मीन्स कॉमिक रिलीफ देने के लिए, एक तरीके का ऑडियंस बोर ना हो तो कुछ ऐसा एक एलिमेंट उसमें से ले आया जाता है, वो परफॉर्मेंस के बेस पे होता है, वो लाफ्टर क्रिएट कर सके, फेशियल कॉमेडी क्रिएट कर सके, तो उसको क्या बोला जाता है। वन एक्ट प्ले बोला जाता है, पोएटिक जस्टिस, कॉमिक रिलीफ या इंटरल्यूड। एंड ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट वुड बी इंटरल्यूड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो इस पे आप टिक कर लीजिए। नंबर 3 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, द सेकेंडरी एपिक इज नोन एज। सेकेंडरी एपिक क्या होता है उसको आपको बताना है, उसको किस और अदर नेम से जाना जाता है, दैट इज लेजेंडरी एपिक और नॉवेल, बैलेड या फिल्मी एपिक। ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Legendary epic is also known as the secondary epic. Secondary epic is also known as the legendary epic. तो ये हम यहाँ पे इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन है। नंबर 4 को पहले देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स का अगर हम बात करते हैं तो किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और ऑप्शन ए ड्राइडेन, मार्लो, चौसर या अर्ल ऑफ सुरे, विच इज वन इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, अर्ल ऑफ सुरे। मार्लो को अगर हम बोलते हैं, इनकी ब्लैंक वर्ड्स का जो यूज करा हुआ है मार्लो ने अपने ड्रामाज में, उसको बोला जाता है माइटी लाइन्स ऑफ मार्लो। माइटी लाइन्स ऑफ मार्लो का मतलब है बहुत ही ब्रिलियंटली मार्लो ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज अपने इंग्लिश ड्रामा में किया हुआ है या अपने ड्रामाज में किया हुआ है। एक तरीके से आप बोलोगे तो पॉपुलराइजेशन किसने किया है, पॉपुलराइज किसने किया है ड्रामा को ब्लैंक वर्ड्स में ड्रामा को, तो वो मार्लो को जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो। और इसके साथ ही साथ अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे दोस्तों, तो इंट्रोडक्शन जो होगा वो अर्ल ऑफ सुरे, हेनरी होवर्ड जिसको बोला जाता है, अर्ल ऑफ सुरे, उनके नेम के साथ में जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, डी होगा। नंबर 5 इज सररियलिज्म वाज अ मूवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर विच ओरिजिनेटेड इन। सररियलिज्म की बात करते हैं तो ये एक तरीके का मूवमेंट था, एक तरीके का लिटरेचर में, आर्ट में मूवमेंट था। तो आपको बताना है ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ, उसका आंसर देना है आप सभी को। ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा करेक्ट आंसर है, इंग्लैंड, इटाली, फ्रेंच या जर्मनी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, फ्रेंच। ओके, फ्रेंच इज द वर्ड, सिटी या फ्रेंच इज द कंट्री जहां पे ये ओरिजिनेट। सररियलिज्म की बात करते हैं तो ये 20th सेंचुरी का मूवमेंट था। कब का, 20th सेंचुरी। और आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड ये मूवमेंट था जो कि इसमें इवेंट्स और इमेजेस को जो अनरिलेटेड होते थे उनको एक साथ में रख करके उनको एक
आगे जो व्यक्त करने की कोशिश की जाती थी, जो घटनाएं थी, जो इमेजेस और इवेंट्स होते थे, एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट नहीं करते थे और ऐसी आकृतियों को मिला के जो घटनाएं होती थी मस्तिष्क में उसके बारे में एक्सप्रेस करने का ट्राई किया जाता था, एक्सप्रेस करने की कोशिश की जाती थी। तो ये है सररिज्म, जो कि 20th सेंचुरी का मूवमेंट है आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड। और ये सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? दैट वाज इन द कंट्री फ्रांस। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म न्यू रोमांटिसिज्म कैन बी एसोसिएटेड। न्यू रोमांटिसिज्म की बात करते हैं तो किसने इसको एसोसिएट किया जाता है, किससे? इसको आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन W.H. ऑडिन, एजरा पाउंड, इलियट या डेलन थॉमस। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डेलन थॉमस इज द आंसर, जो कि न्यू रोमांटिसिज्म से ये कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा है 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है इंग्लिश लिटरेचर में, और आज हम प्रैक्टिस सेट 8 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज ओकेजनल पोएम? ओकेजनल पोएम क्या होती है, इसका आंसर देना है। ABC में से ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन है और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे C होगा। ओकेजनल पोएट्री वो होती है जो कि किसी स्पेसिफिक ओकेजन को मेमोराइज या उसको एडॉर्न करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए जब कोई पोएम लिखी जाती है, उस मेमोरी को याद करते हैं किसी स्पेसिफिक ओकेजन, चाहे वो शादी का हो जाए, चाहे वो किसी की बर्थडे का हो जाए या किसी के मैरिज का हो जाए, एनिवर्सरी का हो जाए। तो ऐसी कोई चीजें जब मेमोराइज की जाती हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं और वो क्या करते हैं, किसी पोएटिक लाइन के थ्रू करते हैं, तो उसको हम ओकेजनल पोएम बोला जाता है। इसीलिए ऑप्शन सी, अ पोएम रिटन टू अडॉर्न और मेमोराइज अ स्पेसिफिक occasion is called occasional poem. Okay, number 8 we have the question, what kind of poem is monody? monody किस तरीके की पोएम है, आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए, इट इज अ काइंड ऑफ अ पोएम दैट इज रिलेटेड टू वेलकम। इसके साथ ही साथ अगर नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज अ पोएम ऑफ सॉरो, इट इज अ पोएम अबाउट नेचर, इट इज अ पोएम ऑफ मैरिज। व्हाट इज द मोनोडी पोएम? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। जो पोएम सॉरो से रिलेटेड होती हैं उनको हम मोनोडी पोएम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। और ये स्पेशली जो होती है एक आवाज, मोनोडी मीन्स मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई ओड या कोई सॉन्ग जो ऐसा होता है जो एक आवाज में गाया जाता है, मीन्स किसी एक की आवाज में गाया जाता है, उसको हम मोनोडी बोलते हैं। और ये स्पेशली जो होती है एलेजी या पोएम जो होती है सॉरो पोएम से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। डर्ज या रिलीजी रिलेटेड पोएम्स जो होती हैं परफॉर्म बाय वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड मोनोडी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नंबर 9 क्वेश्चन है, अ लाइन ऑफ अ वर्ड्स दैट हैव 5 फीट इज नोन एज। बताना है कि जो एक लाइन में वर्ड्स की वो लाइन या पोएटिक लाइन जो होती है, पोएटिक लाइन ऑफ वन पोएटिक लाइन जिसमें 5 फीट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मोनोमीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटामीटर। पेंटा मीन्स होता है 5, हेक्सा मीन्स होता है 6। ओके, क्वाड्रेट मीन्स होता है 4, ट्रिपलेट मीन्स होता है 3, कपलेट मीन्स होता है 2, मोनो मीन्स होता है 1, मोनोमीटर मीन्स होता है 1 जिसमें फीट होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पेंटा बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन। 6 आयम्बिक फीट, पहले 10 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और 12 सिलेबल iambic lines is known as। 6 iambic feet की वो लाइन क्या बोली जाती है जो कि iambic फॉर्म में लिखी जाती है, हेक्सामीटर के फॉर्म में लिखी जाती है, 12 सिलेबल्स होते हैं उसमें। चौसरियन लाइंस बोली जाती है, अलेक्जेंड्रियन, स्पेंसेरियन या शेक्सपियरियन। तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा यहाँ पे, अलेक्जेंड्रियन। ओके, स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखा जाता है, स्पेशली इसको बोला जाता है अलेक्जेंड्रियन। जो लास्ट लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टेंजा की वो अलेक्जेंड्रियन होती है। और इसमें क्या होता है कि 6 एम्बिक फीट्स होते हैं और उसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, 6 एम्बिक फीट में 12 सिलेबल्स में ये लिखा जाता है, इसको हेक्सामीटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11, मिरेकल प्लेस डील्ड विथ। मिरेकल प्लेस किससे डील विथ करते हैं, मीन्स उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है?
द लाइव्स ऑफ कॉमन, लाइव्स ऑफ घोस्ट, लाइव्स ऑफ सेंट्स एंड मार्टायर्स। ऑप्शन डी है लाइव्स ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो ऑप्शन सी होगा मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस की बात है। मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, ठीक है, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। मिरेकल प्लेस में जो सेंट्स और मार्टायर्स होते हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जो मिरेकल्स होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये मेडिवल प्लेस के नेम से जाने जाते हैं, मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ प्लेस जो कि मेडिवल लिटरेचर में बहुत ही डोमिनेंस था इनका, और उसी से रिलेटेड पोइट्रीज लिखी जाती थी। बेसिकली ये रिलीजियस पोइट्रीज हुआ करती थी। 12 नंबर क्वेश्चन को आंसर करिए। अ कॉम्पोजिशन दैट इमिटेट्स समबडीज स्टाइल इन ह्यूमरस वे इज कॉल्ड। चलिए आंसर करिए इसका। एक कोई कॉम्पोजिशन ऐसा होता है जो कि किसी की स्टाइल को इमिटेट करता है, और किस वे में करता है, ह्यूमरस वे में किया जाता है, उसकी स्टाइल को कॉपी किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, पैरोडी, मेलोडी या लाफिंग स्टॉक। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज नोन एज पैरोडी। ऑप्शन बी इज द आंसर। पैरोडी अगर बोले जाते हैं तो पैरोडी बहुत ड्रामा नॉवेल्स हैं, जैसे आपका रिचर्डसन का नॉवेल पामेला है जो कि हेनरी फील्डिंग ने उसको पैरोडी एक नॉवेल लिखा हुआ है। तो ऐसे जो किसी की स्टाइल को लाफ करते हुए ह्यूमरस वे में किसी और की सीरियस स्टोरी को उसको लाफ वे में प्रेजेंट करता है, तो वहां पे, और उसकी स्टाइल को कॉपी करता है अपनी कोई दूसरी क्रिएशन के लिए, तो उसको हम पैरोडी बोलते हैं। नंबर 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन है। नंबर 13 पहले डिस्कस करते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन द विच पीरियड। किस पीरियड में कॉमेडी ऑफ मैनर्स का फ्लरिशमेंट हुआ था। आप ये कह लो कि उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा इस तरीके के वर्क्स लिखे जाते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर से रिलेटेड वर्क्स का या ड्रामास का डोमिनेंस था उस टाइम पे। रेस्टोरेशन पीरियड था, विक्टोरियन पीरियड था, रोमांटिक या एलिजाबेथन। ऑप्शन ए इज द आंसर। दैट पीरियड इज नोन एज रेस्टोरेशन पीरियड। तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए इज द आंसर। कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन द पीरियड रेस्टोरेशन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मैनर्स की बात होती है तो जो मैनर्स अपर मिडिल क्लास के लोग फॉलो किया करते थे, उनकी जो लिविंग स्टाइल हुआ करती थी, जो सोसाइटी का एक लिविंग स्टैंडर्ड था, उससे रिलेटेड उनके स्टाइल, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो एक तरीके से जो कल्चर वो फॉलो किया करते थे, उससे रिलेटेड जो ड्रामाज लिखे जाते थे उनको हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स में काउंट करते हैं। और रेस्टोरेशन पीरियड में चार्ल्स सेकंड जब रेस्टोर किया था इंग्लैंड में अपनी रेन को, तो उस टाइम पे इस तरीके के लिटरेचर, आर्ट, कल्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इंग्लैंड में। नंबर 14 क्वेश्चन को देखते हैं। द टर्म प्रॉब्लम प्लेस वाज क्वाइंड बाय हुम। क्वाइंड बाय हुम मींस किसने इसको क्वाइंड किया हुआ था, आपको इसका आंसर देना है। प्रॉब्लम प्लेस, जो कि प्रॉब्लम प्लेस होते हैं जहां पे किसी स्पेसिफिक टाइम से रिलेटेड, वहां उस टाइम के जो सोसाइटी में करप्शन या सिचुएशंस होती हैं उसको जब एक तरीके से हाईलाइट करते हुए, फोकस करते हुए कोई प्ले लिखा जाता है, कोई ड्रामा लिखा जाता है, तो वो प्रॉब्लम प्लेस की कैटेगरी में आता है। तो किसने इसको क्वाइन किया था, जीबी शॉ, सिडनी वेब, जॉन गाल्सवर्दी या सिडनी ग्रॉन्डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द आंसर, सिडनी ग्रॉन्डी इज द आंसर। और जीबी शॉ को भी हम बहुत अच्छे से, जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ यहाँ पे होना चाहिए, और इसके साथ ही जॉन गाल्सवर्दी को भी, बहुत फेमस प्रॉब्लम प्ले राइट है जॉन गाल्सवर्दी 20th सेंचुरी के, और ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड है यूपीटीजीटी के। नंबर 15 क्वेश्चन को देखते हैं। डैश है यहाँ पे, इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट डेमोन्स्ट्रेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स पर्टिकुलरली इन वर्ड्स फॉर्म इज नोन एज। वर्ड्स फॉर्म में जो डिवाइस होती है, लिटरेरी डिवाइस जो लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न्स में होती हैं, वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के फॉर्म में होती हैं। आपको बताना है वो वर्ड्स फॉर्म क्या कहलाता है, मीटर, रिदम, राइम या एलिट्रेशन, और उसको ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि इसको हम मीटर बोलते हैं। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस लाइन का जो पैटर्न होता है इसको मीटर बोला जाता है। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर में क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर में इसमें 5 आपके फीट होते हैं जिसमें 10 सिलेबल्स होती हैं, और अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के फॉर्म में ऐसे सिलेबल्स लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस
जो सिलेबल्स होते हैं वर्ड्स फॉर्म में, उनको बोला जाता है मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 17, 18 क्वेश्चन। व्हाट वाज द चीफ पर्पज ऑफ इंटरल्यूड? इंटरल्यूड अभी हमने डिस्कस किया था, इसका क्या चीफ पर्पज होता है, मींस मेन किस लिए इंटरल्यूड का इंक्लूजन होता है ड्रामा में, क्यों इंक्लूड किया जाता है, आपको बताना है। दिस इज रिलेटेड टू कैथारसिस, डिडैक्टिसिस या अम्यूजमेंट या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दिस इज रिलेटेड टू अम्यूजमेंट। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नंबर 17 को देखते हैं। द चीफ pioneer of the aestheticism movement were Baudelaire and who were with him? गॉटियर या यहाँ पे फिर से आ गया है गॉन्टलेयर या क्रेजियो। यहाँ पे हम वॉल्टर पेटर लिख देते हैं। जी हाँ, वॉल्टर पेटर लिख देते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर हम मीन्स पायोनियर की बात करते हैं, जो अग्रदूत हैं एस्थेटिक मोमेंट के, एस्थेटिसिज्म मोमेंट के, तो वो है बॉडलेयर एंड गॉटियर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 18। द वर्ड डायलॉग इज डेराइव्ड फ्रॉम डायलॉग विच इज अ। जो डायलॉग वर्ड है वो डायलॉग से निकला है। ये कौन सा वर्ड है? डायलॉग जर्मन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है? ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट इज अ ग्रीक वर्ड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायलॉग is the word which is a Greek word and dialogue is an English word which is derived from this word. Okay, next number questions we have here 19, 20 and 21. A short pithy instructive saying is, जो short pithy instructive sayings होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? sayings means जो कहावत होती हैं बट वो इंस्ट्रक्टिव होती हैं, एक तरीके से आपको किसी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देती हैं, कोई ना कोई आपको बातें उसमें बताती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है? एडेज, प्रोवर्ब, एफोरिज्म या नन? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, उसको हम बोलते हैं एफोरिज्म। ठीक है, ऑप्शन डी इज दी सी इज द करेक्ट आंसर। और एफोरिज्म अगर बात करते हैं तो बेकन सबसे फेमस एग्जाम्पल है इसके। फ्रांसिस बेकन एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए ये जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में और अपने एसेज में। तो इंस्ट्रक्टिव और शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव जो सेइंग्स बेकन ने अपने एसेज में यूज करा हुआ है दैट इज नोन एज, और वही उनकी स्टाइल को एफोरिस्टिक स्टाइल बनाती है। नंबर 20 क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते हैं। हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी? निगेटिव कैपेबिलिटी टर्म का यूज किसने करा हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में निगेटिव कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये दो कंफ्यूजिव चीजें हैं, बहुत लोग गलत करके आते हैं। तो इसमें आप समझ लीजिए ये किसने यूज करा है निगेटिव कैपेबिलिटी, दैट इज कीट्स। और अगर हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करते हैं तो दैट इज कॉलरिज। ओके, नंबर 21 क्वेश्चन। व्हाट आई मीन बाय सेनेक्डोकी? यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय होना चाहिए। A part of something used to signify the whole of something used to signify a part, a human object endowed with human feeling, या the term is pronunciation. सेनेक्डोकी क्या है इसका आंसर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, ये एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस है, आपको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द आंसर। A part of something used to signify the whole. किसी चीज का पार्ट को अगर हम उसको वो किसी पूरी चीज को एक तरीके से सिग्निफाई करता है, एक पार्ट उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेनेक्डोकी बोलते हैं। और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हार्ड हेड का मतलब क्या हुआ? वर्कमैन, वर्कर या वर्कर की बात करते हैं। तो हार्ड हैंड का मतलब यह किसी चीज को यहाँ पे इसको सिग्निफाई के लिए करने के लिए एक पार्ट हार्ड हैंड का यूज करा जा रहा है, या सोसाइटी का यूज करते हैं। सोसाइटी मीन्स क्या होता है? होल सोसाइटी, तो कॉमन हाई सोसाइटी की बात होती है। तो इस तरीके से जब किसी चीज को पूरी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए उसके एक पार्ट को हम
व्यक्त करते हैं। जैसे सोसाइटी की बात हो गई तो पूरी सोसाइटी की बात हो रही है, इट मीन्स एवरीवन इंक्लूडेड इन सोसाइटी, men, women, children and whatever that is boy or girl, everyone is known as society। और वहां पे इसीलिए इस चीज को पूरी चीज ना बोल करके हम सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं जहां लोग रहते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एनेक्डोकी। प्रैक्टिस सेट 8 भी हमारा लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, वॉच आउट कर लीजिएगा। तो एमसीक्यूज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर यू ऑल गाइस, फॉर यू ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको मैं पढ़ देती हूँ। अ मॉर्नफुल पोएम स्पेशली अ फ्यूनरल सॉन्ग दैट लैमेंट्स द डेड इज कॉल्ड। क्या बोला जाता है जब किसी फ्यूनरल सॉन्ग पे, किसी की डेथ पे गाया गया सॉन्ग होता है जो कि एक मॉर्नफुल पोएम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक शोक गीत होता है, दुख भरी कविता होती है, उसको क्या बोला जाता है? बैलेड, एलेजी, सटायर या ओड। तो लिटरेरी टर्म से जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हियर वी हैव एलेजी। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, द आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अ मैरिज और अ वेडिंग पोएम इज कॉल्ड। मैरिज और वेडिंग पोएम जो होती है उसको क्या बोला जाता है? जो पोएम्स वेडिंग पे लिखी जाती हैं या वेडिंग को सेलिब्रेट करते हुए, मैरिज को सेलिब्रेट करते हुए लिखी जाती है, व्हाट दैट इज कॉल्ड? न्यूपिटल ओड या एलेगरी, एपिग्राम, एपिथेल्मियम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, एपिथेल्मियम इज द करेक्ट आंसर। स्पेशली हम स्पेंसर को देखते हैं, स्पेंसर की पोएम्स इस कैटेगरी में काउंट होती हैं, एपिथेल्मियम उन्होंने लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अ मैरिज और वेडिंग पोएम इज कॉल्ड एपिथेल्मियम। नंबर 3 क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। जो रिवर्सल होता है ट्रेजिक हीरो के फॉर्च्यून में, उसको क्या बोला जाता है? आपको बताना है। और ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, कैथारसिस, पेरिपेटिया, एपेस्टिल या पोइजीज। तो एरिस्टोटल से रिलेटेड हमारा ये टर्म है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन किया हुआ है और कुछ उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं ट्रेजेडी को लिखने के लिए, जिसमें ये सब शामिल है जो आपको मैंने बताया है। तो आपको इसमें से एक ये टर्म है, द रिवर्सल ऑफ अ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। जो ये होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो बोला जाता है ऑप्शन बी, दैट इज कॉल्ड पेरिपेटिया। ओके, ऑप्शन बी होता है पेरिपेटिया होता है ये यहाँ पे। तो इसको होता है पेरिपेटिया का मतलब जो होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ग्रीक वर्ड है। इसका जो मतलब होता है वो रिवर्सल होता है, टर्न एक तरीके का। टर्निंग पॉइंट जो होता है ड्रामा का, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो वही जब किसी ट्रेजिक हीरो के फॉर्च्यून में डाउनफॉल होता है, फ्रॉम हाई टू लो या गुड टू बैड, दैट इज कॉल्ड पेरिपेटिया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हियर वी हैव मोरालिटी प्लेज वर रिटन इन। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, मोरालिटी प्लेज जो है वो कब लिखे गए हैं, कहाँ लिखे गए हैं? इन दी 15th एंड 16th सेंचुरी, इन दी 17th सेंचुरी, इन दी 18th सेंचुरी, इन दी 19th सेंचुरी। ऑप्शन करेक्ट बताइए। मोरालिटी प्ले अभी हमने डिस्कस करा था इसको कल के पेपर में, जो कल का हमारा प्रैक्टिस सेट था उसमें। मोरालिटी, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस आपको पता है ये किस टाइम ड्यूरेशन में लिखे गए हैं? मिडिल एज में, और उसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15th एंड 16th century morality plays were popular and written during that time. Next number question number 5 is we have here, what is the study of poetry, meter and form is called? स्टडी ऑफ पोइट्री को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ पोइट्री यहाँ पे होना चाहिए, इज कॉल्ड प्रोसोडी, पोटोलॉजी, र्यूमेटोलॉजी या स्कैंसन। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोसोडी। ऑप्शन ए इज द आंसर। नंबर 6 क्वेश्चन को देखते हैं। द paints a picture with words using literary devices. It often has a musical quality and expresses personal emotions and thought. जो पोयम किसी पिक्चराइजेशन को पेंट करते हुए वर्ड्स के फॉर्म में लिखी जाती है, उस लिटरेरी डिवाइस में जिसमें म्यूजिकल क्वालिटीज भी होती हैं और पर्सनल इमोशंस थॉट को एक्सप्रेस करते हुए वो पोएम्स लिखी जाती हैं, व्हाट दैट पोएम इज कॉल्ड? यू हैव टू गो फॉर द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव पोएम, बैलेड,
लिरिक पोयम या एक्रोस्टिक्स? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, लिरिक पोयम इज कॉल्ड, बिकॉज लिरिक पोएट आप देखोगे, लिरिक पोएट वो होता है जो अपनी सब्जेक्टिविटी पे, अपनी पर्सनल थॉट, पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल इमोशंस को, इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए पोइट्री लिखता है। और आप बेसिकली ये जो पोएट्स देखोगे ये रोमांटिक एरा में देखोगे, रोमांटिक एरा के जितने भी पोएट्स हैं उनके पोएटिक क्वालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनैलिटी, पर्सनल फीलिंग एंड सब्जेक्टिविटीज। दैट्स व्हाई अगर हम बात करते हैं जहां भी जो भी पोएम जिसमें म्यूजिकल क्वालिटीज होती हैं और उसके साथ साथ पर्सनल थॉट्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए पोएम लिखा जाता है तो वो लिरिक पोएम बोली जाती है या लिरिकल पोएम्स बोली जाती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। A stanza of 8 line in a iambic pentameter is known as। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 8 लाइन का जो स्टैंजा होता है आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में लिखा जाता है, आपको बताना है कि वो किस नेम से जाना जाता है, ओटावा रिमा, टर्जा रिमा, राइम रॉयल या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओटावा रिमा। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ओटावा रिमा या राइम रॉयल में। ओटावा रिमा में 8 लाइंस का की एक स्टैंजा होती है, उसमें वो आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म में होती है। बट अगर हम राइम रॉयल की बात करते हैं तो राइम रॉयल में कितनी लाइंस होती हैं? 7 लाइंस होती हैं। ठीक है, ये 7 लाइंस की एक स्टैंजा होती है और इसका पैटर्न अलग होता है, इसका अलग होता है, तो इसमें 8 लाइंस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इसका मैं पैटर्न भी आपको बता दे रही हूँ। और बेसिकली इसको जो पोएम था ये हीरोइक थीम्स के लिए यूज करा जाता है। ए बी सी सी। ठीक है, ए बी सी सी। ओके, दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द ओटावा रिमा। ठीक है, और अगर हम राइम रॉयल की बात करते हैं, राइम रॉयल को चेसरियन स्टैंजा के नेम से भी जाना जाता है और इसका जो पैटर्न होता है वो है ए बी सी सी। ठीक है, ए बी सी सी, ये राइमिंग पैटर्न होता है राइम रॉयल का, जिसको हम चौसर के नेम से भी जानते हैं क्योंकि चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ओटावा रिमा और राइम रॉयल दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों एक में 8 लाइंस होती है जबकि राइम रॉयल में 7 लाइंस होती हैं एक स्टैंजा में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वर्ड हैविंग 1 सिलेबल इज नोन एज। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है। अ वर्ड हैविंग 1 सिलेबल इज नोन एज मोनोवर्ड, मोनोसिलेबल, मोनोलॉग या नन ऑफ दिस, एंड दैट इज कॉल्ड मोनोसिलेबल। ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, ऑप्शन बी को हम बोलेंगे ये करेक्ट हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज्ड इन द बुक ऑफ विलियम जेम्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उसको विलियम जेम्स ने किस अपने वर्क में यूज करा हुआ है, आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, ऑप्शन बी यहाँ पे है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोरिसिज्म। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को विलियम जेम्स ने अपने बुक में यूज करा हुआ है और आपको इसका बताना है आंसर। आंसर इज वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इसको यूज करा हुआ है और इसके साथ ही साथ अगर हम यूलिसीज की बात करते हैं तो जेम्स जॉयसी ने इसको यूज करा है यूलिसीज नॉवेल में, 1922 का वो नॉवेल था। बट अगर विलियम जेम्स की बात करेंगे, दोनों अलग अलग ऑथर्स हैं यहाँ पे, तो ये आपका होगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी किस ईयर पब्लिश हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। दैट इज पब्लिश इन द ईयर 1890। ठीक है, 1890 में ये पब्लिश हुआ है। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रहा नंबर 9 का। नंबर 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन है स्क्रीन पे। इट इज अ कॉमेडी इन विच एक्शन इज मोर साइलेंट दैन कैरेक्टराइजेशन इज कॉल्ड। इट इज कॉमेडी, मेलोड्रामा होते हैं या क्लोजेड प्ले होते हैं, इंटरल्यूड होते हैं या मिस्ट्री प्लेज होते हैं। कॉमिक फॉर्म में ये लिखा जाता है लेकिन वहां पे एक्शन जो होता है वो साइलेंट होता है दैन कैरेक्टराइजेशन। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेलोड्रामा रिलेटेड जो प्लेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इस तरीके की
प्लेस में काउंट होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है, अ सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग कंपोज परफॉर्म्ड एज टू अ डेड पर्सन इज कॉल्ड। जो सॉन्ग या हिम एक होता है जो शोक गीत के रूप में कंपोज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है किसी डेड पर्सन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एलेजी, बैलेड, डर्ज या लिरिक पोएम। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नंबर सी इज करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड डर्ज। और डर्ज क्या होता है ये आपने अभी यहाँ पे पढ़ा। ये एक तरीके का जो फ्यूनरल पे ये चीज गाई जाती है, ये सॉन्ग गाया जाता है किसी डेड पर्सन की। ये देखिए ये सॉन्ग के फॉर्म में होता है एक, जो जिसको हम डर्ज बोलते हैं, और ये थोड़े शॉर्टर होते हैं, एक सॉन्ग के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, सॉन्ग के फॉर्म में गाए जाते हैं किसी डेड पर्सन के लिए। बट एलेजी जो होता है वो पोएटिक फॉर्म में लिखा जाता है, पोएटिक कॉम्पोजिशन होता है, और वो लॉन्ग होता है कंपेयर टू डर्ज। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों शोक गीत से ही रिलेटेड है, मतलब किसी की डेथ पे ये होते हैं, ये पोएम्स जो होती है डर्ज एंड इलेजीज। बट वहां पे मैंने आपको बताया डिफरेंस कि डर्ज जो होता है वो थोड़े शॉर्ट होते हैं कंपेयर टू लिरिक एलेजी, एंड एलेजी जो होती है वो पोएटिक कॉम्पोजिशंस में होती हैं, बट डर्ज जो होते हैं वो सॉन्ग के फॉर्म में होते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन को देखते हैं, अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ राइटिंग इज नोन एज। क्या बोला जाता है जो कोटेशन होता है किसी राइटिंग के बिगिनिंग में, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एपिग्राफ। एपिग्राफ बोला जाता है पोएटिक किसी भी राइटिंग के बिगिनिंग में अगर हम कोई चीज लिखते हैं, एक शॉर्ट तरीके का फ्रेज होता है जो कि उस बुक के इंट्रोडक्शन का काम करता है, इंट्रोड्यूस करता है, बताता है कि क्या चीज है इसमें आगे लिखने वाली है, इसको हम एक तरीके से प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है एपिग्राफ। ठीक है, अ कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड एपिग्राफ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। 13 क्वेश्चन को देखते हैं, अ करेक्शन बाय एन amending or correction resulting from critical editing is called। critical editing is called क्या बोला जाता है उसे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एमेंडेशन। एमेंडेशन इज कॉल्ड जो कि क्रिटिकल एडिटिंग से रिलेटेड एक होता है, करेक्शन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है किसी भी चीज में, तो उसको क्या बोलते हैं? एमेंडेशन। ओके, तो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, फुल फैंटम 5 दाई फादर लाइज इलस्ट्रेट्स। किस तरीके का ये लाइन है, आपको इसका आंसर बताना है। दिस इज रिलेटेड टू राइम, इंटरनल राइम, एलिट्रेशन या एजोनेंस। विच वन इज दिस? एंड फुल फैंटम 5 दाई फादर लाइज इज रिलेटेड टू एलिट्रेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। और एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्जा रिमा इज अ स्टैंजा ऑफ। टर्जा रिमा कितनी लाइंस, एक स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं आपको ये बताना है। टर्जा रिमा जो पोएम्स लिखी जाती हैं, ऑप्शन ए 4 लाइंस, ऑप्शन बी 5 लाइंस, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2 लाइंस। तो टर्जा रिमा की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट है, 3 लाइंस का ये स्टैंजा होता है। और ये इसका जो राइमिंग अगर पैटर्न की बात करते हैं तो इसको टर्सेट भी आप बोल सकते हो, टर्सेट के नेम से भी जाना जाता है ये जो 3 लाइंस का स्टैंजा होता है। ये ए बी ए के फॉर्म में भी हो सकता है, या बी सी बी के फॉर्म में हो सकता है, सी डी सी के फॉर्म में हो सकता है। तो इस तरीके से ये पोएम्स लिखी जाती हैं, एक लाइन एक स्टैंजा में 3 लाइंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड टर्जा रिमा, जिनको हम टर्सेट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। 16 क्वेश्चन को देखते हैं, टाइप ऑफ इंसिडेंट डिवाइस और फॉर्मूला विच recurs frequently in literature is known as। मोटिव, थीम, रिफ्रेन या रेपिटेशन। जो इंसिडेंट डिवाइस और फॉर्मूला होता है जो फ्रिक्वेंटली लिटरेचर में होता रहता है उसको बोला जाता है ऑप्शन बी थीम, ऑप्शन बी थीम। ओके, नंबर 17, द लेक एजल ऑफ इनिस्प्री बाय W.B. Yeats इज अ पोयम। किस तरीके की पोयम है, कौन सा फॉर्म ऑफ पोएटिक कॉम्पोजिशन है ये? द लेक एजल ऑफ इनिस्प्री, दैट इज लिरिक पोयम, या ये है एक बैलेड, सोनेट है या ओड है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दिस इज अ लिरिक पोयम या लिरिकल पोयम है जो कि लेक आइजल ऑफ इनिस्प्री के नेम से जाना जाता है। और ये किसकी पोयम है? W.B. Yeats की पोयम है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नंबर 18, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एड्रेस इधर टू एन एब्सेंट
person or to an abstract inanimate entity. Inanimate entity, abstract entity या किसी absent person के लिए जो डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है उसको क्या फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी, पोड, ओड या हाइपरबोली? तो ऑप्शन ए इज द आंसर, करेक्ट आंसर है हमारा अपोस्ट्रोफी। और ये इस तरीके के मार्क में आता है, अपोस्ट्रोफी मार्क बोलते हैं इसको। ये आप उस लाइन में जरूर देखोगे जो कि अपोस्ट्रोफी से रिलेटेड सेंटेंस होगा। Here we have the next question, number 19, 20 and 21. 19 number question, a poem that tells a story with plot, setting and character is called. That is called lyric poetry, free verse poetry, narrative poetry or all the above. And option C is the answer because narrative poetry जो होती है उसमें characters भी होते हैं, story होती है, plot होता है, सेटिंग होता है, तो पूरी तरीके से ड्रामा को फॉलो करते हुए ऐसी पोएम्स लिखी जाती हैं, बट वो पोएटिक फॉर्म में होती हैं, पोएटिक कॉम्पोजिशंस होती हैं, तो उनको हम नैरेटिव पोएम्स बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जो कि बैलेड होता है, और साथ ही साथ एपिक पोएम्स होती हैं, मॉक एपिक पोएम्स होती हैं। तो ये सभी जो पोएम्स होती हैं ये किसमें कैटेगरी में आती हैं? ये आती हैं आपकी नैरेटिव पोएम्स की कैटेगरी में। इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट इज पोएट्री के नेम से वो वीडियो इसी चैनल पे अपलोडेड है। आपको मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक दे दूंगी। अभी आपको यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक मिल रहा होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 20 क्वेश्चन है, अ पोएम विद नो मीटर और राइम इज कॉल्ड। लिरिक पोएम्स बोली जाती हैं, फ्री वर्स पोएम्स बोली जाती हैं, सोनेट बोले जाता है या ओड बोला जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऐसी पोएम जो होती है वो फ्री वर्स पोएम बोली जाती है, पोएम विद नो मीटर राइमिंग और इज कॉल्ड। Number 21, what is catharsis? It is related to a tragedy, it is related to comedy, it is related to sonneteering या it is related to fairs। जो catharsis होता है वो क्या होता है? ट्रेजेडी से रिलेटेड होता है। और एरिस्टोटल का एक यहाँ पे दिस इज अ कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, एक एलिमेंट है कैथारसिस जो कि ट्रेजेडी लिखते वक्त इंपॉर्टेंट होता है। और कैथारसिस क्या होता है वो आपको जानना जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो कि आपको बताता है इसमें एक तरीके का प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, इसको बोलते हैं हम कैथारसिस। ओके, कैथारसिस बोला जाता है और ट्रेजेडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये कॉन्सेप्ट जो है ये एरिस्टोटल के थ्रू दिया गया है। ट्रेजेडी को डिफाइन करते हुए उन्होंने इन सभी एलिमेंट्स को रिक्वायर्ड बताया है एक ट्रेजेडी को लिखने के वक्त। द हेरोइक कपलेट जनरली इज इन आयम्बिक डायमीटर, इन आयम्बिक ट्राइमेस्टर या आयम्बिक पेंटामीटर या आयम्बिक टेट्रामीटर। बात यहाँ पे हो रही है कि क्वेश्चन है कि हेरोइक कपलेट जो होता है वो जनरली किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसका स्टैंजाइक पैटर्न क्या होता है, ये आपको बताना है। 2005 टीजीटी के पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा होगा। हम जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे, आप जल्दी से इसका आंसर भी करिएगा कमेंट सेक्शन में और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हीरोइक कपलेट जो होता है जिसमें दो लाइंस जो होती हैं एक दूसरे से राइम्स करती हैं, टू लाइंस ए या बी के फॉर्म में ये हो सकती है आपकी, ठीक है। इसके साथ ही साथ आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें 5 आपके यहाँ पे यूज होते हैं, 5 मीटर्स में 10 सिलेबल्स होते हैं। पहला जो होता है अनस्ट्रेस, फॉलोड बाय, फिर यहाँ पे आपका स्ट्रेस आता है, ठीक है। ये हमारा स्टैंजा पैटर्न होता है आयम्बिक पेंटामीटर का और हेरोइक कपलेट जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सी क्वेश्चन का आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। मिथ जो वर्ड है ये ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है जिसका मतलब होता है, जो सिग्निफाई करता है किसको, इमेजिनेशन को, चिल्ड्रन स्टोरी को, या स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, या आपका है ऑप्शन डी कैरेक्टर्स फ्रॉम दी पास्ट। तो ये आपका कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो ऑप्शन सी इसका भी आंसर सही होगा। मिथ जो आप बोलते हैं किसी भी मिथ से रिलेटेड, मीन्स ये एक मिथ है, मीन्स ये एक स्टोरी या एक प्लॉट है या ट्रू या इन्वेंटेड, ऐसा कोई कथन है, ऐसा कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसके बारे में हम अभी तक उस चीज को फॉलो करते हैं या उसी के बिहाफ पे हम उसको फॉलो करते हैं, उसको मिथ बोला जाता है, जो कि ग्रीक मिथोस वर्ड से निकल के आया हुआ है। और इसका क्या मतलब हुआ? स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। कोई स्टोरी या प्लॉट हो सकती है जो कि आपका ट्रू हो सकता है या उसको किसी ने बनाया हो या इन्वेंट किया हो, ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है। जैसे हमारा है कि
कोई भी हम शुभ काम कब करते हैं, किसी शुभ मुहूर्त में करते हैं। ये एक मिथ है आपका कि शुभ मुहूर्त में शुभ काम करना चाहिए, जैसे ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है और वो चीजें हम अभी तक फॉलो करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मिथ। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, पैथेटिक फैलेंसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय। 2005 के पेपर में ये पूछा गया है और इसका क्या आंसर होगा ये जल्दी से मुझे बता दीजिए आप सभी। ऑप्शन ए, शेक्सपियर इन 1591, जॉन रस्किन इन 1856, ऑलिवर गोल्डस्मिथ इन 1761 या कार्लाइल इन 1823। तो फ्रेज वर्ड जो था, ये फ्रेज पैथेटिक फैलेंसी, ये किस ईयर में इन्वेंट हुआ या किसने इन्वेंट किया हुआ है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जॉन रस्किन के थ्रू 1856 में ये इन्वेंट किया गया है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हेरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू। 2005 का ही क्वेश्चन है टीजीटी का। आपको बताना है कि जो ये हेरोइक ड्रामा है, ये स्पेसिफिकली जो फॉर्म है इसका किस में यूज हुआ है हेरोइक ड्रामा। ऑप्शन ए, एंग्लो सैक्सन हेरोइक पीरियड, ऑप्शन बी रोमांटिक पीरियड, ऑप्शन सी रेस्टोरेशन पीरियड है, ऑप्शन डी एलिजाबेथन पीरियड। और इस नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का 2005 के पेपर्स में जो पूछा गया है उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रेस्टोरेशन पीरियड में जो टाइम था जॉन ड्राइडेन का, हेरोइक ड्रामा बेन जॉनसन, इन सब टाइम ड्यूरेशन में ये इंपॉर्टेंट जो ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने हेरोइक ड्रामा का यूज करा हुआ है। मेनली जो स्पेसिफिक फोकस होता था, ये हेरोइक सब्जेक्ट मैटर पे ऐसे ड्रामाज लिखे जाते थे, वैल्यूर से रिलेटेड लिखे जाते थे, जिसमें एक तरीके का करेजियस जो हीरो होता था उससे रिलेटेड ड्रामाज होते थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में, इन ऑप्शन में कोई एक जो है नॉवेल वो एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल कौन सा होता है? जो कि लेटर के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, लेटर के फॉर्म में जो नॉवेल लिखे जाते हैं उनको हम एपिस्टोलरी नॉवेल बोलते हैं। तो आपको आंसर बताना है, दैट इज पामेला और वर्चुअल रिवॉर्डेड, या बिल ब्लैस, या ऑप्शन सी द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, या ऑप्शन डी मॉल फ्लैंडर। तो आंसर इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए पामेला, जिसको सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है। सैमुअल रिचर्डसन इज द नॉवेलिस्ट जिन्होंने ये नॉवेल लिखा है, और ये नॉवेल किस फॉर्म में लिखा गया है? एपिस्टोलरी नॉवेल इसको रिगार्ड किया जाता है। एक लेडी जो पामेला लेडी है, जो कि वर्चुअस लेडी है, उसके कैरेक्टर को यहाँ पे कैरेक्टराइज करते हुए ये नॉवेल लिखा गया है। क्लियर हुई चीजें अभी तक? नंबर 6 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्क्रीन पे आप सभी के रहा, जो कि 2006 के पेपर में टीजीटी के पूछा गया है। पन इज अ, पन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? पन इज, इट इज ऑपोजिट वर्ड या फनी वर्ड होता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स या आइडेंटिकल वर्ड्स। ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ प्ले ऑन वर्ड इज कॉल्ड पन, जो कि आपको बहुत से ड्रामाज में ये देखने को मिलेगा। ड्रामाज में जो राइटर्स होते हैं वो यूज करते हैं कि किसी ऐसे वर्ड से ऐसे तरीके से वो उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है उससे एक तरीके का खेल रहे हो, या एक तरीके का ये यूज करते हैं उस तरीके के वर्ड्स को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड्स लिब्रा इज, वर्ड्स लिब्रा इज ये क्या है? 2006 में पूछा गया है ये। कोलोफोन, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म या राइम्ड फॉर्म? और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा होगा। ओपन फॉर्म होता है वर्ड्स लिब्रा, जो बोलते हैं इसको वर्ड्स लिब्रा, दैट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म। जैसे वर्ड्स जो आपका होता है अनराइम्ड चीजें होती हैं, कपलेट्स होते हैं, लाइंस होती हैं, उसको हम वर्ड्स लिब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओपन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्क्रीन पे है, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ द डिकंस्ट्रक्शन इज। डिकंस्ट्रक्शन एक मूवमेंट था, आपको बताना है इसके ओरिजिनेटर का नेम क्या था? जैक्स डेरिडा, मार्टिन हेडगर, सिगमंड फ्रॉयड या फ्रेडरिक नीत्शे? Who is the originator of the deconstruction theory, deconstruction movement? That is option A, Jacques Derrida. We have the correct answer, option A, Jacques Derrida है। 2006 में ये पेपर में पूछा गया है टीजीटी के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सेशन को हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। 21 तक के 21
तक के जो अभी लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का डिस्कशन होगा। इसके पहले के पेपर्स में भी जो भी पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए बहुत डिले नहीं करते हैं हम। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। ऑप्शन ए पेट्रार्क, ऑप्शन बी शेले, ऑप्शन सी टाटा, ऑप्शन डी पेंडायर। जो रेगुलर ओड्स हैं वो किसका क्लोज इमिटेशन है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जिसको हम पेंडारिक ओड के नेम से जानते हैं। पेंडारिक, देखिए 3 तरीके के होते हैं ओड, पेंडारिक ओड, होरेशियन ओड एंड साथ ही साथ इरेगुलर ओड, जिसको हम मॉडर्न एड बोलते हैं, मॉडर्न ओड भी या मॉडर्न ओड। ठीक है, ये हमारा होता है 3 तरीके के ओड। ठीक है, तो जो आपका आएगा, जो रेगुलर ओड्स होते हैं वो क्लोज इमिटेशन किसके हैं? पिंडार के, पिंडारिक ओड जिनको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव नंबर 10, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम। नोवेला जो वर्ड है जिससे नॉवेल बना हुआ है, आपको उसका बताना है कि ये कौन सा फॉर्म है वर्ड का, कि मीन्स किस लैंग्वेज से ये नोवेला वर्ड जो है वो मिलता है। ऑप्शन ए इंडियन लैंग्वेज, फ्रेंच, इटाली या नन ऑफ द अबव। और इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी है, इटाली वर्ड। दिस इज ऑप्शन सी, इटालियन वर्ड। ओके, नोवेला इज अ इटालियन वर्ड, दिस इज फ्रॉम द वर्ड इटाली। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया है टीजीटी में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो पोएटिक जस्टिस जो टर्म है वो किसने क्वाइन किया हुआ है? सैमुअल जॉनसन, जेफरी लीच, जॉन ड्राइडेन या थॉमस राइमर। और बहुत इजी आंसर है इसका, आपने बहुत बारी प्रैक्टिस सेट में भी पढ़ा होगा, बहुत बारी आपने बुक में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन सी हमारा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, थॉमस राइमर। ओके, थॉमस राइमर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 11, जो कि स्क्रीन पे है आप सभी के। नंबर 12 क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे, इनफॉर्मल एसेज इज आल्सो नोन एज। देखिए, एसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्म ऑफ पोएट्री की बात कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ जो लिटरेचर है उसकी भी बात करेंगे, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मोमेंट्स में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा है, इनफॉर्मल एसेज जो अदर नेम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है फनी एसेज बोलते हैं, फेमिलियर एसेज बोलते हैं, स्कॉलरली एसेज बोलते हैं या इम्पर्सनल एसेज बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड scholarly essays. Option C is the correct answer. Informal essays is also known as scholarly essays. Okay, next number 13 question है, epic is a literary term हमारा आया है यहाँ पे क्वेश्चन, literary term से रिलेटेड है। epic क्या है? It is a story of a battle, या ऑप्शन बी, it is a long narrative poem on a serious subject, ऑप्शन सी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन डी भी यहाँ पे अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दे दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एक लॉन्ग पोयम होती है जो कि किसी सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे लिखी जाती है। ऑप्शन बी, अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम ऑन अ सब्जेक्ट सीरियस सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कॉल्ड एपिक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन है, एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, an acting category in a play, chapter of a play या acting by actors। तो act क्या होता है इसका बताइए, आप act किस में पढ़ते हो? स्पेसिफिकली ड्रामा में पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा लिटरेरी टर्म्स यहाँ पे फॉर्म से आ चुका है, ये क्वेश्चन एक्ट जिसमें हम बात करते हैं, कभी प्लॉट भी आपसे पूछ सकता है, कभी आपसे सेटिंग पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम में। तो एक्ट जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा जिसमें हम बोलते हैं अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। एक्ट बेसिकली जो था वो ट्रेडिशनल अगर वे की बात करें तो 5 एक्ट्स में प्लेस को डिवाइड किया जाता था। ठीक है, ये था। लेकिन मॉडर्न टाइम में आपके 2 एक्ट में भी बनते हैं, 3 एक्ट में भी प्लेस लिखे जाते हैं, बट ये होता है डिवीजन होता है, जो कि स्टोरी होती है, प्लॉट होती है, उसका और एक्शन का डिवीजन स्पेसिफिकली बोलते हैं, उसको हम एक्ट बोलते हैं। और एक्ट में क्या होता है? सीन्स इंक्लूडेड होते हैं, फर्स्ट सीन, सेकंड सीन, थर्ड सीन, फोर्थ सीन, फिफ्थ सीन एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे हो सकते हैं आपके। तो एक्ट का जो मतलब होता है वो डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन,
दी सोनेट इज पोएम ऑफ 2009 TGT के पेपर में पूछा गया है। सोनेट क्या होता है? इजी क्वेश्चन है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, तो इसके डायरेक्ट हम आंसर की बात करेंगे। क्या है? ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। 14 लाइन्स की पोएम होती है सोनेट। ओके, सोनेट इज अ पोएम ऑफ दी 14 लाइन्स। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 14 लाइन्स की पोएम्स लिखी जाती हैं सोनेट्स का। ग्रेट सोनेटियर शेक्सपियर, जॉन मिल्टन ने भी सोनेट्स लिखे हुए हैं। तो ऐसे सोनेट्स जो कि 14 लाइन में, ऐसी पोएम जो कि 14 लाइन्स में लिखी जाती है, वो हमारे सोनेट्स कहलाते हैं। और सोनेट्स में हमारे पास जैसे पेट्रार्कन सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट्स हैं, तो ऐसे कैटेगराइज किया गया है सोनेट्स को। नेक्स्ट नंबर 16 क्वेश्चन, एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज। एलेजी बिगैन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलेजी को ऐसे एलेजी पोएम क्यों बोला जाता है। ऑप्शन ए, इट वाज रिटन इन एलेजाइक मीजर। ऑप्शन बी, इट वाज अ पोएम ऑफ सॉरो। ऑप्शन सी है, इट वाज रिटन बाय राइटर्स ऑफ एलेजीज। ऑप्शन डी, सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। तो कौन सा एलेजी का जो होगा कि एलेजी पोएम क्यों बुलाई जाती है इसे पोएम को, तो वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो पोएम्स होती हैं ये सॉरो पे बेस्ड ऑन होती हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। इट वाज अ पोएम ऑफ सॉरो। एलेजी पोएम के एग्जांपल की बात करें, लिसिडास वी हैव द फाइन एग्जांपल। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो अदर पोएम्स है जैसे एलेजी रिटन इन कॉन्ट्री चर्चयार्ड, एडोनिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स जो कि एलेजी में लिखी गई है, मीन्स किसी अपने लव्ड वन के लॉस पे लिखी गई पोएम्स होती हैं, उनको हम एलेजी पोएम बोलते हैं। और पोएम ऑफ सॉरो इसको बोला जाता है। दुख प्रकट करते हुए जो पोएम्स लिखी जाती हैं, एक्सप्रेस करते हुए जो पोएम लिखी जाती हैं। 17 क्वेश्चन, द नॉवेल इज देखिए जो अभी तक के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जो अभी 2009 तक के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं। तो नॉवेल क्या है? इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ऑप्शन बी, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ऑप्शन सी, वन ऑफ द डिसकार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसका ए यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जो नॉवेल आएगा। नॉवेल क्या होता है? इट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। नॉवेल्स स्पेसिफिकली जो आपका हुआ है वो विक्टोरियन एरा की बात करें, रोमांटिक एरा से भी स्टार्ट हुआ, मीन्स बहुत ज्यादा ये बहुत पुराना फॉर्म ऑफ राइटिंग नहीं है जो नॉवेल्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे पोइट्रीज या एक डिडैक्टिक पोइट्रीज, एक रिलीजियस पोइट्रीज लिखी जाती थी, ड्रामाज भी लिखे जाते थे। और नॉवेल की बात करेंगे तो ये लेटेस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग है। ओके, नेक्स्ट नंबर 18 क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? अ शॉर्ट प्ले, अ नॉवेल, अ पोएम या प्रोज स्टोरी। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है इन चारों में? ड्रामेटिक मोनोलॉग क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो हमारा होगा, इट इज अ पोएम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ड्रामेटिक मोनोलॉग, रॉबर्ट ब्राउनिंग, बहुत ही फेमस पोएट हैं विक्टोरियन एरा के, जिनको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएट के नेम से जाना जाता है इनको इंग्लिश लिटरेचर में। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग, जो कि एक सीरियस इमिटेशन होता है किसी एक्शन का, सीरियस होता है और कंप्लीट होता है। ये डेफिनेशन भी है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन भी है। आपको इसका आंसर बताना है। दिस इज पीस ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड अ कॉमेडी, अ ट्रेजिक कॉमेडी, अ ट्रेजेडी, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। और किसने ये डेफिनेशन दिया है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हैज गिवन दिस डेफिनेशन अबाउट ट्रेजेडी कि ट्रेजेडी ये एक पीस ऑफ राइटिंग होती है जो कि सीरियस इमिटेशन ऑफ एन एक्शन होता है, किसी एक्शन का इमिटेट किया जाता है और वो सीरियस और कंप्लीट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, अलूजन इज। अलूजन की बात हो रही है, क्या है? सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, अ सिनोनिम ऑफ पोएट्री। ऑप्शन सी, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। और बिना डिले किए हुए नंबर सी पे हम क्वेश्चन पे टिक करेंगे। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अलूजन इज अ इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और artistic work, that is called allusion. Okay,
21 we have the question, a ballad is, ballad क्या होता है? It is a short epic, या ऑप्शन बी है short song, a song sung by ballad dancer. ऑप्शन सी, it is a folk song or orally transmitted dealing with popular story. ऑप्शन डी है, it is a short novel. देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, जो बैलेड होता है, जैसे आपने बैलेड क्या पोएम सुनी है, आपने ला बेले डैम सेंस मर्सी, एंशिएंट मैरिनर, ये इंपॉर्टेंट बैलेड पोएम्स हैं और आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना होगा वो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे, क्योंकि ये एक फोक सॉन्ग होता है जो कि एक देसी तरीके का जो सॉन्ग्स होते हैं, ओरली ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये ओरली एक्सप्रेस किए जाते हैं। पॉपुलर स्टोरी, किसी पॉपुलर स्टोरी, जो बैलेड किसी हीरो की, किसी वैल्योर करेजियस हीरो की स्टोरी को डिपिक्ट करते हुए या एक्सप्रेस करते हुए वो जो फोक सॉन्ग गाए जाते हैं उनको हम बैलेड बोलते हैं और ये बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री है। अगला क्वेश्चन है नंबर 22, डेनाउनमेंट इज रिलेटेड टू, डेनाउनमेंट किससे रिलेट करता है? इट इज एसे, एन एसे मींस डेनाउनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ जो आपका होता है जो स्टोरी, जिसमें आप क्या देखते हो, जैसे आपका ये होता है कि जिसमें वो कंक्लूजन होता है, उसमें साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन होता है, तो आपको बताना है कि इट इज अ रिलेटेड टू एसे, डेनाउनमेंट ऐसे में आता है, लिरिक पोएट्रीज में होती है, प्ले में होती है या एलेजी में होती है, बट इसका जो करेक्ट आंसर हो वो हमारा ऑप्शन सी होगा। डेनाउनमेंट किससे रिलेट करता है? प्ले से रिलेट करता है, चाहे वो कॉमिक प्लेस होते हैं चाहे वो ट्रेजिक प्लेस होते हैं, जहां पे एक तरीके की जो समाप्ति की तरफ जो चीजें होती हैं प्लेस में, तो वो हम डेनाउनमेंट उसको बोलते हैं। आपका इसमें आता है क्या, इसमें आपका क्लाइमेक्स आता है, एंटी क्लाइमेक्स आता है, बिगिनिंग आती है और रेजोल्यूशन आता है, और डेनाउनमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्ले। ओके, तो ऑप्शन सी को करेक्ट हम करेंगे। 23rd क्वेश्चन है, एंड एकोलॉग इज, एकोलॉग क्या होता है? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, थोड़े से आपके डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में मैं इसको रिगार्ड करूंगी। एकोलॉग क्या बोलते हैं? लॉन्ग पोएम होती है, पेस्टोरल पोएम्स होती हैं, शॉर्ट पोएम्स होती हैं या शॉर्ट डायलॉग होती है। इकोलॉग अगर आता है तो आप ऑप्शन बी मींस जहां पे भी आपका पेस्टोरल होगा जिस भी ऑप्शन में, उस पे आप टिक करोगे। ये पोएम्स जो होती हैं पेस्टोरल पोएम्स, इनको इकोलॉग भी बोला जाता है, इकोलॉग पोएम्स बोलते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज रिलेटेड टू दी पेस्टोरल पोएम्स। ओके, सो हियर वी हैव द नंबर क्वेश्चन नंबर 24 जो कि 2010 टीजीटी के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन है, टू यूज अनदर पर्सन्स थॉट वंस ओन इज कॉल्ड, मींस किसी दूसरे के थॉट को अपना, उसको यूज करके उसको अपना बोलना, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, पैंथेइज्म, पैरोडी या सिलोगिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वी हैव द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। किसी दूसरे की चीजों को जब हम यूज करते हैं और उसको बोलते हैं कि ये मैंने खुद ने बनाया हुआ है, तो वहां पे उसको प्लेजरिज्म बोलते हैं, मतलब इसको साहित्य की चोरी बोलते हैं, ये चीजें कहलाती हैं, उस इंसान को प्लेजरिस्ट बोलते हैं। तो ये किसके लिए स्पेशली जाता है? चौसर के लिए ये स्पेशली बोला जाता है कि चौसर ने दूसरों की चीजों को कहीं ना कहीं से यूज करा हुआ है, उनकी चीजों को, और उसको अपना बोला है, तो ये प्लेजरिस्ट बोला जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, वो चौसर को बोला जाता है। Number 25 question we have on the screen. A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the novel or pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the term. ये question है, इसको पढ़ना पड़े, मतलब ये थोड़ा सा पढ़ने वाला क्वेश्चन है, फिर आप इसको समझोगे। तो इसको क्या, एक सडन रेडिकुलस जो डिसेंट होता है फ्रॉम द एक्सॉल्टेड टू द कॉमन प्लेस या ऑर्डिनरी प्लेस के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, बैथॉस बोलते हैं, मेलोड्रामा या पैराडॉक्स। तो ऑप्शन बी उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज कॉल्ड बैथॉस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन क्वाइंड बाय, ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, 2010 टीजीटी के पेपर में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो टर्म है, फ्रेज है, इसको किसने क्वाइन करा हुआ है, मींस किसने इसको खोज निकाला हुआ है? एजरा पाउंड, वॉल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म वाज क्वाइंड बाय टी.एस. इलियट, द ग्रेट मॉडर्न पोएट एंड क्रिटिक। टी.एस. इलियट ने इसको, थॉमस टर्न इलियट ने इसको निकाला था, खोजा था इस फ्रेज को, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन, लेट अस गो देन यू एंड आई
when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. This lines have been written in. किस फॉर्म में इस लाइन को लिखा है और इसके साथ साथ किसने लिखा है ये भी बताइएगा मुझे। तो ये लाइन बहुत ही फेमस लाइन है, ओपनिंग लाइन है पोएम की, लेट अस गो देन यू एंड आई। ये लाइन जो है ओपनिंग लाइंस हैं। तो आप बताइए ये जो लाइंस लिखी गई है या ये पोएम लिखा गया है, ये अनराइम्ड वर्ड्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, आइमिक मीटर में लिखा गया है या फ्री वर्ड्स में लिखा गया है? ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है ऑप्शन डी, फ्री वर्ड्स में, मीन्स बिना किसी स्टेंजाइक पैटर्न को फॉलो करते हुए फ्री वर्ड्स में ये पोएम लिखी गई है। और ये पोएम कौन सी है, किसकी है? टी.एस. इलियट की पोएम है। कौन सी पोएम है? द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफॉर्ड। ये है पोएम का नेम, जे. एल्फ्रेड प्रूफॉर्ड। ओके, दिस इज द पोएम जहां से ये लाइन ली गई है। और ये पोएम किसमें लिखा गया है? फ्री वर्ड्स में ये पोएम पूरी लिखी गई है। और इसकी जो ओपनिंग लाइन है वो है लेट अस गो यू एंड आई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 28 फिर से अलूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है जो कि हमने अभी डिस्कस करा था 2006 के पेपर में। और फिर से ये हमारा 2010 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसका करेक्ट आंसर आप सभी ने जो दिया होगा वो ऑप्शन सी दिया है। Allusion means an indirect and passing reference to an event, person, place or artistic work. Next number 29 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कैथारसिस, कैथारसिस किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, इट इज रिलेटेड टू कॉमेडी एंड इज रिलेटेड टू सोनेटियरिंग या इज रिलेटेड टू फेयर्स। तो इसका जो कैथारसिस की बात करते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन ए मीन्स दिस टर्म इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, जो कि एरिस्टोटल के एग्जाम्पल, एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी में दिया गया है, कैथारसिस होता है। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो कि ट्रेजिक वर्क लिखते हुए या ट्रेजिक जो ड्रामा होते हैं उसका यूज होता है, नागोनोरिसिस होता है, पेरिपीटिया होता है, कैथारसिस है, ऐसे टर्म्स जिसे हमने अभी डिनाउनमेंट की बात की थी वहां पे, तो उसी से सेम से ऐसे रिलेट करता है ये, और ये ट्रेजेडी से रिलेट करता है कैथारसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोरस। कोरस क्या होता है? ये 2010 में पूछा गया है। इट इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग is a group of singers in drama, is a group of beautiful actresses या is a group of DJ dancers। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कोरस क्या होता है? मीन्स आप जानते हो कि सिंगर से रिलेटेड जो ग्रुप में चीजें गाई जाती हैं, गाना कोई गाया जाता है, सॉन्ग गाया जाता है, तो उसको हम कोरस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रुप ऑफ अ सिंगर इन ड्रामा, स्पेसिफिकली कोरस का यूज जो होता है वो ड्रामा में होता है, जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं जो किसी प्ले को इंट्रोड्यूस करते हैं या बताते हैं कि इस प्ले में क्या क्या होने वाला है, कोई फ्रेज या कोई सॉन्ग ऐसा उससे रिलेट करता हुआ, उसकी स्टोरी से रिलेट करता हुआ उसमें जब इंक्लूड किया जाता है किसी ड्रामा में, तो वो जो ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं उनको कोरस बोला जाता है। 31 क्वेश्चन है कॉमिक रिलीफ एम्प्लाइज। कॉमिक रिलीफ क्या एम्प्लाई करता है? इसका कनेक्शन किससे होता है? द इंटरवल इन द प्ले और फिल्म, a hilarious comedy, a short humorous episode interrupting a tragedy, या the effect of catharsis। What is comic relief? क्या है? ऑप्शन सी, a short humorous episode interrupting a tragedy। ट्रेजिडी में जब बहुत सीरियस इंसिडेंट्स होते रहते हैं या सीरियस जो आपकी जो इवेंट्स है या स्टोरीज है जो सीरियस वे में चलती रहती है, तो वहां पे एक तरीके का बहुत ही शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें इंक्लूड किया जाता है, वो भी किसी फनी कैरेक्टर के थ्रू, या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो कि ऑडियंस के अंदर एक तरीके से ह्यूमर क्रिएट करती है, उनको एक लाफ्टर प्रोवाइड करती है, एक रिलीफ प्रोवाइड करती है, उसी को हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। एंड स्पेसिफिकली ये किस कब होता है? किसी भी ट्रेजिक प्ले में होता है जब सीरियस इंसिडेंट्स उसमें चलते रहते हैं, उसमें होते रहते हैं, सो दैट की जो ऑडियंस होती है वो बहुत बोर्ड फील ना करें सीरियस जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं स्टोरीज के थ्रू, तो वहां पे उनको एक ह्यूमरस एपिसोड या एक शॉर्ट ह्यूमर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसी टाइम पे, तो उसको हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। 32 क्वेश्चन है मॉरलिटी प्लेज वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं एग्जाम में। जो मॉरलिटीज प्लेज होते हैं वो कब प्रोड्यूस हुए हैं? वो ऑप्शन ए मीन्स 15th एंड 16th सेंचुरी में, जो कि टाइम ड्यूरेशन था। अगर हम एलिजाबेथन एरा की बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा मेडिवल जो ड्रामा था, मेडिवल ड्रामा की बात करते हैं, मॉरलिटी
एंड मिरेकल, एंड आपका जो प्ले है वो इसी टाइम ड्यूरेशन में लिखे गए हैं जो मेडिवल ड्रामाज में जाने जाते हैं। तो उसमें मोरालिटी प्लेस जो थे वो 15th एंड 16th सेंचुरी में प्रोड्यूस हुए थे। नंबर 33 क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग्स टू द फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री। फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री से कौन सा पोएट इसमें से बिलोंग करता है, आपको उसका आंसर देना है। एडमंड स्पेंसर, जॉन कीट्स, टी.एस. इलियट या डीजी रॉस्टी। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है इसका, डीजी रॉस्टी इज द करेक्ट आंसर। डीजी रॉस्टी कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे आपके जो कि था आपका प्री रेफेलाइट। प्री रेफेलाइट मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे। और ये फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री एक इनका कैरेक्टरिस्टिक था जब ये पोएट्रीज लिखते थे, मींस वहां पे मेडिवल जो आर्ट एंड लिटरेचर था उसको भी ये इम्प्लीमेंट करते थे अपनी पोएट्री में। प्री रेफेलाइट जो प्री रेफेल के बिफोर का जो टाइम था उस तरीके के आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत ज्यादा ये पसंद करते थे। और डीजी रॉस्टी जो थे वो पोएट इसी से बिलोंग करते हैं, इसी स्कूल ऑफ पोएट्री से, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेंबर है प्री रेफेलाइट मूवमेंट के। क्रिस्टीना रॉस्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द प्री रेफेलाइट मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 34, ब्यूकोलिक रेफर्स टू। ब्यूकोलिक क्या बोला जाता है, अभी हमने इकोलॉग की बात की थी और उसी से मिलता जुलता ये हमारा है। बुकोलिक refers to the poets who wrote in praise of wine, the poets who wrote pastoral poetry, the poet who imitated poem, या ऑप्शन डी है the poet who imitated Wordsworth। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। वो पोएट्स जो पेस्टोरल पोएट्रीज लिखा करते थे उनको हम बुकोलिक बोलते हैं। बुकोलिक refers to the poets who wrote pastoral poetry। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नंबर 35 है, एन अलेक्जेंड्रिन इज अ वर्स लाइन इन। अलेक्जेंड्रिन जो है वो कौन सी वर्स लाइन है, मीन्स उसमें कितने आपके सिलेबल्स होते हैं। एन आयम्बिक हेक्सामीटर, एन आयम्बिक पेंटामीटर, एंड डैक्टिलिक टेट्रामीटर या टॉर्साइक हेक्सामीटर। तो क्या होता है, आपको इसका आंसर बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी हम बात करते हैं, वो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी, सॉरी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आयम्बिक हेक्सामीटर बोला जाता है। अलेक्जेंड्रिक जो वर्ड्स लाइंस होती हैं उनको हम आयम्बिक हेक्सामीटर बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें आपके 12 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, ये आपका होता है एक लाइन में आपके इन अ लाइन 12 सिलेबल्स का यूज होता है, इसी को हम अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं। और स्पेसिफिकली स्पेंसेरियन स्टेंजा की जो लास्ट लाइन होती थी वो आयम्बिक अलेक्जेंड्रियन बोली जाती थी। और यहाँ पे ये तरीके का, और इसके साथ ही साथ स्काईलार्क जो पोएम है, टू स्काईलार्क पीबी शेले की, वो भी आपके अलेक्जेंड्रियन में लिखी गई है। एक लाइन में आपके 12 सिलेबल्स होते हैं। हेक्सा का मतलब यहाँ पे 6 के आगे, मीन 6, इसमें से A1 6 सिलेबल्स, मीटर जो होता है 6 मीटर्स होंगे, जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 36 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एस्थेटिक मीन्स। टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, सॉरो, ब्यूटी, डिस्पेयर या प्लेजर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ब्यूटी से रिलेट करता है, एस्थेटिक मोमेंट से रिलेटेड जो हम करते हैं, वॉल्टर पेटर का नेम जानते हैं, उसी से रिलेट करता है ये। और एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता से रिलेट करता है ये। नेक्स्ट नंबर 37, कंप्लीट द सेंटेंस, द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, आपको इसको बताना है ये किससे रिलेट करता है। ये ट्रेजिक हीरो मींस ट्रेजेडी से तो रिलेटेड है, लेकिन उसके रिवर्सल फॉर्च्यून को, जो उसके फॉर्च्यून में जो चेंजेस होते हैं फ्रॉम गुड टू बैड, उसको क्या बोलते हैं, कैथारसिस बोलते हैं, एपेस्टिल बोलते हैं, पेरिपेचिया बोलते हैं या पोइसीज। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कैथारसिस की बात हमने की थी ना अभी लास्ट आपके क्वेश्चंस थे, व्हाट इज कैथारसिस, किसमें यूज होता है कैथारसिस, वो ट्रेजेडी में यूज होता है। और उसका मतलब क्या होता है, द रिवर्सल ऑफ अ फॉर्च्यून ऑफ अ गुड, ऑफ अ ट्रेजिक हीरो फ्रॉम गुड टू बैड। अच्छे से बुरे के वक्त जो उसका रिवर्सल होता है उसके फॉर्च्यून में, किसी हीरो का, ट्रेजिक हीरो का, उसको हम कैथारसिस बोलते हैं। अगला है 38 क्वेश्चन,
व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी का मतलब क्या है इसको बताना है। प्लीजेंट साउंड, सीरियस साउंड, बेटर साउंड या मिक्स साउंड। इफ्यूमिज्म से आप इसको समझ सकते हो, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा, जो कि प्लीजेंट साउंड से रिलेट करता है। यूफोनी बोलते हैं जो कि सुनने में प्लीजेंट लगता है, वो बोला जाता है यूफोनी। नेक्स्ट नंबर 39 क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस? देखिए अभी क्वेश्चन ये हमने पढ़ा था कि पोएटिक जस्टिस को किसने इन्वेंट करा हुआ है, आपने वो क्वेश्चन पढ़ा था, तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, ऑप्शन डी है, थॉमस राइमर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 39 के बाद 40 क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे रहिए। 40 क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज सॉलिलोक्वी? ऑप्शन ए, एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट्स अटर्ड अलाउड। ऑप्शन बी है सीक्रेट स्पीच। ऑप्शन सी, एक्टर्स स्पीच नॉट टू बी हर्ड बाय ऑडियंस। ऑप्शन डी, एन एक्टर्स स्पीच मींट फॉर अदर कैरेक्टर्स आल्सो। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा सॉलिलोक्वी का? जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हमारा होगा। सॉलिलोक्वी क्या होता है? एक सीक्रेट, जो एक्टर अपनी सीक्रेट थॉट होते हैं जब वो उसको तेजी से बोलता है, लेकिन सॉलिलोक्वीज में ये होता है कि उसको कोई दूसरा जो कैरेक्टर होता है प्ले का, वो उसको नहीं सुनता है, बस ऑडियंस इसको सुन सकती है। तो ये क्या है? सीक्रेट थॉट। और सॉलिलोक्वी में स्पेसिफिकली वो बताता है आगे का उसका जो डिलेमा होता है उसको डिस्कस करता है, उसको वो एक्सप्रेस करता है। इसके साथ ही साथ वो आगे की अपनी चीजों को बताता है कि जो आगे मैं करने या क्या वाला हूँ या क्या होने वाला है, इसे एक आइडिया पता लगता है जो ऑडियंस होती है उसको। और स्पेसिफिकली आप सभी हैमलेट की सॉलिलोक्वी टू बी और नॉट टू बी से बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, कि जिया जाए कि मरा जाए, ये बात की थी हैमलेट ने सॉलिलोक्वी में, अपने उस सॉलिलोक्वी में, और बहुत सी सॉलिलोक्वीज का यूज हुआ है हैमलेट प्ले में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 वी हैव ऑन द स्क्रीन। 41 क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? चलिए बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा इस आंसर का। नोबल इन एक्शन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, वॉल्टिंग एम्बिशन या नन ऑफ द अबव? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। नोबल इन एक्शन मीन्स बहुत वो डिले करता है अपने जो एक उसका रिवेंज होता है वो लेने में, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेक्ट मानेंगे। ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट इज कॉल्ड नोबल इन एक्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अ लिरिक इज, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। लिरिक क्या होता है उसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। अ लॉन्ग पोएम रिटन इन अ फॉर्म ऑफ एड्रेस, अ पोएम रिटन इन अ प्रेज ऑफ गॉड, ऑप्शन सी, a short poem in which the poet expresses his or her intense feelings, personal feelings, या a trimmed song. What is that called? लिरिक जो पोएम्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्शन सी, शॉर्ट पोएम्स होती हैं जो कि जिसमें पोएट जो एक्सप्रेस करता है अपनी इंटेंस फीलिंग को लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है, बहुत ही पर्सनल पोएम्स होती हैं ये लिरिक पोएम्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो लिरिक पोएम्स वर्ड्सवर्थ, रोमांटिक एरा के मैक्सिमम पोएट्स ने ये किया हुआ है, इस तरीके की पोएट्रीज लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे 43 क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी रिमार्केबल फीचर्स ऑफ। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी जो है वो किसका रिमार्केबल फीचर है अगर हम बात करें उसकी? ऑप्शन ए है एपिक की, या ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी ओड, या ऑप्शन डी है सटायर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसके क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा होगा, दैट इज कॉल्ड बैलेड, जो कि सिंपल पोएम्स होती हैं और स्पेसिफिकली ये आपके म्यूजिक इसमें होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड ऑन होती हैं, और साथ ही साथ मेलोडी भी होता है, और एक सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करते हुए एक स्टोरी के फॉर्म में ये पोएम्स होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 44 क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजरिज्म? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर 2000 ये आपका 13 में फिर क्वेश्चन पूछा गया है आपका, प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है? पोएटिक बैंक्रप्सी, उसमें पूछा गया था कि किससे रिलेट करता है ये, उसको क्या बोलते हैं जो किसी और के वर्क को अपना समझता है और उसको अपना नेम दे देता है, यूज करता है किसी और का वर्क बट उसे अपना नेम दे देता है। और यहाँ पे है प्लेजरिज्म का मीनिंग पूछा जा रहा है। पोएटिक बैंक्रप्सी, या आपका है पोएटिक राइटिंग क्राइसिस, लिटरेरी थेफ्ट, या आपका है ऑप्शन डी रीडिंग प्रॉब्लम।
तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्लेजरिज्म की बात करते हैं तो हम उसको लिटरेरी थेफ्ट बोलते हैं, कि साहित्यिक चोरी जिसको बोला जाता है, कि किसी के वर्क को यूज करना अपने वर्क में और उसे अपना बोल देना, वो हमारा होता है प्लेजरिज्म। और प्लेजरिस्ट, जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, कि प्लेजरिस्ट बोलते हैं उस पोएट को जिसने, उस ऑथर को जिसने वैसा काम किया होता है। अगला क्वेश्चन 45 है, सोनेट कंसिस्ट, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। सोनेट कंसिस्ट, ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 14 लाइंस सोनेट में होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करेंगे। 46 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, कम्यूज इज, कम्यूज किसका वर्क है, इसको पहले डिस्कस करते हैं, जॉन मिल्टन का। ठीक है, जॉन मिल्टन का ये वर्क है। इसका क्या मतलब होता है, इस कम्यूज इज, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज कम्यूज? इट इज अ मास, इट इज अ पेस्टोरल एलिगरी, इट इज अ पोएटिक लाइन, या इट इज अ फेयर्स? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इट इज अ मास दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ओके, कम्यूज इज अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। 47 क्वेश्चन है, व्हाट इज असाइड? 47 क्वेश्चन का आप सभी आंसर करिए। अभी हमने किसकी बात की थी, सॉलिलोक्वी की बात की थी। अब देखिए फिर से एक ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आ गया है, लिटरेरी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है कि असाइड क्या होता है? इट इज एन एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। कोई दूसरा एक्टर जो है, जो परफॉर्मेंस हो रही है वो नहीं सुन सकता है, उसको असाइड बोलते हैं, जो कि एड्रेस करके होता है। या सेकंड है, एड्रेस इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स आर सपोज टू हियर। दूसरे एक्टर्स जो होते हैं, जो हैं परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो सुन सकते हैं, ऐसा एड्रेस होता है, असाइड बोलते हैं। लुकिंग बिहाइंड व्हेन वन स्पीक्स, किसी कोई बोल रहा हो उसको पीछे से देखना। या होता है नॉट पेइंग अटेंशन, बिना किसी अटेंशन के बोलना, कि मतलब कोई बात चल रही है और उस पर बिल्कुल अटेंशन न देना, उस पर ध्यान न देना। तो इसका क्या होता है आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, असाइड क्या बोलते हैं, नॉट सपोज टू हियर, मतलब चुपके से। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई कभी हमारे सामने भी डेली कन्वर्सेशन में ऐसा होता है, कोई बात कर रहा होता है और कोई अपनी बहुत सी चीजें ऐसे बता रहा होता है या बोलता है, तो हम साइड में अपने मन में ही थोड़ा सा मतलब बोलते हैं, वो मुंह से आवाज निकलती है, बट वो क्या होता है, वो दूसरे को समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देता है। उसको क्या बोलते हैं, असाइड बोलते हैं। एड्रेस इन अ वर्ड दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हियर। ऐसा सपोज किया जाता है कि दूसरा जो एक्टर है वो उसको सुन नहीं सकता है, तो शायद उसको सुन भी वो सकता है। ठीक है, तो ये सपोजिंग है, कि मतलब ऐसा सोचा जाता है कि दूसरा एक्टर जो है वो सुन नहीं रहा है, या जो सामने वाला बंदा, जब मैं असाइड या अपनी वर्ड्स को एड्रेस करके बोल रहा हूँ तो सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है, ऐसा सपोज करते हैं। ठीक है, उसको असाइड बोलते हैं। 48 क्वेश्चन का आंसर करिए आप सभी। कंप्लीट द सेंटेंस, डर्ज मीन्स, डर्ज का क्या मतलब होता है? सॉन्ग ऑफ वेडिंग है, सॉन्ग ऑफ प्लीजर, सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, या सॉन्ग ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर? विच वन इज द करेक्ट आंसर? और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, इसकी हम बात करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, मतलब एक तरीके से डर्ज जो पोएम एलिजीज से ही आपका मैचअप करता है, तो सॉन्ग ऑफ ग्रीफ इज रिलेटेड टू डर्ज। ओके, 49 क्वेश्चन का आंसर करिए। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिलूड? द प्रिलूड व्हिच इज अ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। आपको बताना है कि इसमें कितने पार्ट्स हैं। 12 मींस कितनी बुक्स में ये डिवाइडेड है, एक तरफ से ये है क्वेश्चन हमारा। प्रिलूड जो वर्क है वो 12 बुक्स में डिवाइडेड है, 13 बुक्स में, 14 या 11 बुक्स में। इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रिलूड जो वर्क है ये वो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वर्ड्सवर्थ का, और 14 बुक्स में इसको हम डिवाइड किया है वर्ड्सवर्थ ने। 1850 में ये पब्लिश हुआ है, ये इनका वर्क। ओके, 50 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 50 क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे वो 2013 के पेपर में है, टीजीटी के, और आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन जो है वो मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेज द लेस स्पीड। ठीक है, द मोर हेज द लेस स्पीड, ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से आंसर क्या होगा। सिमली है, मेटाफर है, आयरनी है, या एपिग्राम? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी पे जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज एपिग्राम, जिसको हम देखिए। वैसे इस क्वेश्चन में जो है इसका वैसे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो किसी ऑप्शन में यहाँ पे हमारा पैराडॉक्स होना चाहिए,
ठीक है। पैराडॉक्स इसका वैसे करेक्ट आंसर होगा। फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करेंगे, द मोर हेज द लेस स्पीच, इसका फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स होगा कि पैराडॉक्स में जो किसी ट्रुथ के बारे में बात होती है, बट वो जो होती है वो कॉन्ट्राडिक्शन के फॉर्म में होती है, किसी कथन को आप उल्टा करो लेकिन सही बात उसमें बोली जाती है, वो सेंटेंस को हम पैराडॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में पैराडॉक्स मेंशन नहीं है, इसलिए इसका जो आयोग है आपका, उसने जो करेक्ट आंसर किया है वो एपिग्राम किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर नहीं तो ये सबको इक्वली नंबर इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो ये आपका आएगा जो फिगर ऑफ स्पीच, ये पैराडॉक्स होगा। बट यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया है, एपिग्राम है, क्योंकि पैराडॉक्स मेंशन नहीं है, तो इसलिए कोई सा भी आप इस पे करेक्ट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 51 क्वेश्चन 2011 का है। 7 लाइन स्टैंजा यूज्ड बाय मेडिवल पोएट इज नोन एज, दैट इज टर्जारैमा, राइम रॉयल, स्टर्लर राइम, या आपका होता है टेट्रामीटर। विच वन इज द आंसर? 7 लाइन का इस जो स्टैंजा फॉर्म है वो मेडिवल पोएट के थ्रू यूज करा गया है। मेडिवल पोएट का मतलब यहाँ पे हमारा हो गया वो चौसर से रिलेट करता हुआ, और चौसर का जो यूज करा है, उसको इन्वेंट किया है, वो है हमारा ऑप्शन बी, राइम रॉयल। ठीक है, जिसको हम चौसरियन स्टैंजा के नेम से भी बोलते हैं। अगर चौसरियन स्टैंजा आता है तो उसका भी मतलब यही है, 7 लाइन का स्टैंजा है। तो यहाँ पे स्टैंजा और राइम रॉयल, ठीक है, ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 क्वेश्चन का आंसर करिए। एलेजीज एंड सोनेट्स आर टू टाइप्स ऑफ फिक्शन, पोएम्स, एसेज, बायोग्राफी। बिना डाउट के ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि एलेजीज और सोनेट्स जो होते हैं दैट आर द फॉर्म ऑफ द पोएट्री, पोएम्स के फॉर्म्स हैं, पोएट्री के फॉर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का आंसर करिए। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स, लिटरेचर में पॉइंट ऑफ व्यू का जो रेफरेंस है 2011 में पूछा गया है, वो किसको रेफर करता है? ऑप्शन ए है whom the character, who the main character is, option B who is the telling story, option B the obstacle the main character overcome, option D when and where the story take place। और इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑब्स्टिकल द मेन कैरेक्टर ओवरकम, पॉइंट ऑफ व्यू इसको बोला जाता है। और इसमें भी थोड़ा सा डाउट आई थिंक लग रहा है, हु इज टेलिंग द स्टोरी, ये होना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 54 है, इन फिक्शन द ऑथर्स ओवरऑल मेन आइडिया और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कॉल्ड। फिक्शन में मीन्स किसी नॉवल, फिक्शनल वर्क्स में जो ऑथर का मेन आइडिया होता है या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका मैसेज होता है, उसको क्या बोला जाता है? प्लॉट, सेटिंग, थीम या कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि थीम के थ्रू वो बताता है कि किस किस थीम को मैंने इस पोएम में या इस वर्क में, फिक्शनल वर्क में इन्वॉल्व किया हुआ है, और वो थीम के थ्रू अपनी मैसेज एक देना चाहता है कि ये किससे रिलेट करता है ये वर्क। ओके, 55 क्वेश्चन का आंसर करिए। अ स्टोरी दैट एंड्स विद हैप्पी रेजोल्यूशन और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय द मेन कैरेक्टर और कैरेक्टर्स इज कॉल्ड कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, फेयर, सटायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि वैसे पोएम्स, वैसे वर्क्स या स्टोरी जिसमें एक हैप्पी रेजोल्यूशन होता है, हैप्पी एंडिंग होती है, और उसमें क्या जो मेन कैरेक्टर्स उसको फेस करते हुए हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्शन फेस करने के बाद हैप्पी एंडिंग किसी वर्क की होती है, किसी स्टोरी को, तो उसको हम हैप्पी एंडिंग बोलते हैं। 56 क्वेश्चन का आंसर करिए। अ पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन्स और 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन यूनिट। किसी पोएम में अगर 4 लाइन्स होती है या कोई एक स्टैंजा है उसमें 4 लाइन होगी, तो उस पोएम को हम क्या बोलते हैं, उस स्टैंजा को हम क्या बोलते हैं, उस यूनिट को क्या बोला जाएगा? ऑप्शन ए कॉपुलेट बोला जाएगा, ऑप्शन बी हाइकू, या ऑप्शन सी है क्वाट्रेन, या ऑप्शन डी है लिरिक। तो इसका जो आंसर है वो क्वाट्रेन है, लिरिक नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वाट्रेन, क्वाट्रेन का मतलब होता है जो कि 4 लाइन की स्टैंजा होती है। वैसे 3 लाइन को क्या बोलते हैं? 3 लाइन स्टैंजा को, इसको क्वाट्रेन बोलेंगे। 3 लाइन स्टैंजा को बोलेंगे हम टर्सेट। ठीक है, टर्सेट। कॉपुलेट 2 लाइन्स को बोलते हैं, 2 लाइन स्टैंजा को कॉपुलेट बोलते हैं इसको।
कॉपलेट। तो ये कुछ जो यूनिट्स होते हैं स्टैंजास के या लाइंस के जो यूनिट बोले जाते हैं उनको हम इस नेम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 57 क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिकुलस एंड ऑफन स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन सिली फॉरफेस सिचुएशन दैट इज कॉल्ड फेबल, पैराबल, फेयर्स या सेंटिमेंटल कॉमेडीज। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। वो कॉमेडी जिसमें किसी रिडिकुलस और स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है किसी सिली फॉरफेस सिचुएशंस के लिए, तो उसको हम फेयर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 58 क्वेश्चन, द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक अ पिक्चर और कॉन्क्रीट सेंसेशन ऑफ अ पर्सन, अ थिंग, प्लेस और एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। किसी ऐसी लैंग्वेज का जब हम यूज करते हैं जो हमारे माइंड में एक पिक्चर या कॉन्क्रीट जो सेंसेशन होता है किसी पर्सन, थिंग या प्लेस और एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उसका पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट करता है, तो वो लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए सिंबल, इमेजरी, एफोरिज्म या सिमिली। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी आंसर है, क्योंकि उसको हम इमेजरी बोलते हैं इस तरीके के, और इसको एक तरीके का हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ये हमारा काउंट होता है। 59 क्वेश्चन है, ब्रीफ स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग often shows characters of an individual is called aside, anecdote, personification, interior monologue. क्या है? brief story told to illustrate a point or serve as an example of something showing character of an individuality is called personification. ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेथ इज कॉल्ड। सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेथ इज कॉल्ड सटायर, एपिक, ओड, एलेजी, और वो है हमारा ऑप्शन डी एलेजी, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर, ऑक्टेव इज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ। देखिए, किसी स्टैंजा में आप किसी उसमें देखते हो, जैसे आपका शेक्सपियरियन स्टैंजा है, ए बी ए बी ए बी बी सी सी डी ई एफ एंड जी जी करके इसका लाइन का आपका सीक्वेंस होता है। और उसी तरीके से ये एक स्टैंजा फॉर्म है जिसको हम पेट्रार्कन स्टैंजा फॉर्म बोलते हैं। तो ऑक्टेव इन इज अ सोनेट कंसिस्ट ऑफ, ऑक्टेव में कितनी लाइंस होती हैं? 8 लाइंस होती हैं, 6 लाइंस होती हैं, आपकी 4 लाइंस होती हैं या 10 लाइंस होती हैं? और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 8 लाइंस। ओके, सेस्टेट बोलते हैं, ऑक्टेव में 8 लाइंस होंगी, और सेस्टेट बोला जाता है जिसमें 6 लाइंस होती हैं। ठीक है, ये सेस्टेट को 6 लाइंस एंड ऑक्टेव को 8 लाइंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऑक्टेव में क्या होता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है। ठीक है, जो पोएट होता है, सोनेटियर होता है, प्रॉब्लम रिलेट करता है, और उसके बाद सेस्टेट में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर 62 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट। 2011 का क्वेश्चन है टीजीटी का। कौन सा वो फ्रेज है जो कि लेट 19 एस्थेटिक मूवमेंट को कैरेक्टराइज करता है, मीन्स उसका एक तरीके से आप स्लोगन है, आप उसको बताओगे। आर्ट फॉर गॉड शेक, आर्ट फॉर आर्ट शेक, आर्ट फॉर इंटेलेक्ट शेक, या आर्ट फॉर द मैसेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आर्ट फॉर आर्ट शेक, दैट इज दी टैग लाइन हम जिसको बोल सकते हैं। ये टैग लाइन है किसका? एस्थेटिक मूवमेंट का, सॉरी, टैग लाइन इज ऑफ द aesthetic movement. Okay, Walter Pater is one of the important members. Strophe, antistrophe, epoid form a 3-part structure is called Greek chorus, option B classic ode, medieval ballad या Petrarchan sonnet. तो इसको बोला जाता है ग्रीक क्लासिक ओड। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, और इसको बोलते हैं क्लासिक ओड, जिसको हम होरेशियन ओड बोलते हैं। ठीक है, होरेशियन ओड। 64 क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ फॉर प्रोज एपिग्राम इज। अल्टरनेटिव नेम जो है वो प्रोज एपिग्राम के लिए उसको क्या बोलते हैं? एफोरिज्म, एपिग्रामिस्पो, एपोथेगम या एपिप्रोसोनियम, विच वन इज दैट? और एफोरिज्म इज द करेक्ट आंसर। एपिग्राम जो एक एफोरिस्टिक या ब्रीफ स्टेटमेंट्स होती हैं, ब्रीफ बट विटी, ब्रीफ बट
विटी, जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम दैट इज कॉल्ड एपिग्राम या एफोरिज्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 वी हैव द पेट्रार्कन सोनेट का आपको राइम स्कीम बताना है। कौन सा है इसमें करेक्ट, बताइए जल्दी से। जिसमें हम 8 लाइंस प्लस 6 लाइंस में डिवाइड होती है, जिसको अभी हमने डिस्कस किया था ऑक्टेव एंड सेस्टेट में जो डिवाइड होता है पेट्रार्कन सोनेट, उसका राइमिंग स्कीम क्या है, और उसका जो राइमिंग स्कीम है वो है हमारा ऑप्शन सी, ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो पहली लाइन होगी वो फोर्थ लाइन से, सेकंड लाइन थर्ड लाइन से, इसी तरीके से दूसरे स्टैंडा में भी चलेगा, पहली फोर्थ लाइन से, सेकंड थर्ड लाइन से। फिर हमारा जो आएगा सेस्टेट का जो आता है वो सी डी ई होती है, और वो सी जो लाइन पहला लाइन होता है वो दूसरे स्टैंडा की, जो लास्ट की सेस्टेट की लाइंस होती हैं उसकी पहले लाइन से, उसकी दूसरी लाइन उसके दूसरी लाइन से दूसरे स्टैंडा की, और इसकी तीसरी लाइन उसके तीसरी लाइन दूसरे स्टैंडा से, वो हमारा होता है। और पेट्रार्कन सोनेट इसी फॉर्म में लिखा जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। ठीक है। 66 क्वेश्चन आप सभी को है। अ फैक्चुअल ऑफ अ पर्सन्स लाइफ examining all available information and text relevant to the subject is called biography, autobiography, elegy, memoir. Which one is that? That is option A. That is called biography. Okay. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। किसी पर्सन की लाइफ से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसके इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट से रिलेवेंट जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बायोग्राफी करते हैं। बायोग्राफी कोई और ऑथर उससे रिलेटेड, किसी और ऑथर की लाइफ से रिलेटेड उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लिखता है, उसकी लाइफ पे वो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वो अपनी चीजों को वो इन्वॉल्व करता है उसकी लाइफ से रिलेटेड अपने वर्क में, उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 67, which of the following statements is not correct about autobiography? An autobiography narrative it is can never be connected. Memoir deals with, इसका करेक्ट जल्दी से आंसर ही हम करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो नहीं कनेक्ट करता है वो ऑप्शन ए है, जो कि ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग नहीं करेक्ट है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव नहीं होती है और ये जो स्टोरीज होती हैं वो कभी कनेक्ट नहीं होती हैं। ये गलत है क्योंकि इसकी ऑटोबायोग्राफी नरेशन में नहीं होता है और इसकी जो स्टोरीज होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी सभी इसमें से करेक्ट हैं और बस ये ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग ये करेक्ट नहीं है। अगला है 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द टर्म नॉवेल रेफर्स। नॉवेल से रेफर करता हुआ जो टर्म है वो कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ये 21 के क्वेश्चन है आई थिंक। प्रोज फिक्शन, अ प्रोज नैरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड अ प्लॉट, अ ट्रीटीज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम्स, अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला। कौन सा ट्रू नहीं है नॉवेल के रेफरेंस में, द टर्म नॉवेल के रेफरेंस में? तो ऑप्शन सी होगा। ये जो है ये सोशल प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करता है, ऐसा ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ट्रीटीज ऑन सोशल प्रॉब्लम्स इस पे नहीं डिस्कस होता है, ऐसा नॉवेल होता है क्योंकि इसमें दिया है सोशल प्रॉब्लम से रिलेट करता है तो वो नॉवेल नहीं है। बाकी ये प्रोज फिक्शन होता है, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये इटालियन वर्ड नोवेला से डेराइव किया गया है नॉवेल। ओके। नंबर 69 क्वेश्चन, अ 7 लाइन iambic pentameter stanza rhyming ABABBCC is called। इसके बारे में हमने बात की थी और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी राइम रॉयल होगा, जिसको हम चौसरियन स्टेंजा के नेम से भी जानते हैं। और इसमें 7 लाइन में एक लाइन में 7 लाइन एक स्टेंजा में होते हैं, इन अ स्टेंजा। ओके। 70 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा के बारे में इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है उसको बताना है। तो इसके जल्दी से आंसर की तरफ ही चलते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, क्लोजेड ड्रामा जो होते हैं वो इंटेंडेड टू बी रेड रादर देन टू बी स्टेज इन अ थिएटर। जनरली आप जितने भी ड्रामास पढ़ोगे वो आपके जो होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, बट क्लोजेड ड्रामा जो होता है वो हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड ना होकर के उसको सिर्फ रीडिंग के लिए, उसको सिर्फ पढ़ने के लिए किया जाता है। सैमसन अगेनिस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल वी हैव ऑफ जॉन मिल्टन एगोनिस्ट। ओके, जो जॉन मिल्टन का क्लोजेड ड्रामा है।
71 है गोथिक नॉवेल डिनोट। गोथिक नॉवेल क्या डिनोट करता है, इसका आंसर आपको बताना है। और इसमें है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए टाइप ऑफ प्रोज फिक्शन विच हैज बीन सेट इन द मिडिल एजेस ऑफन सफिस विद ग्लूमी काशिल। ये हमारा डिनोट करता है गोथिक नॉवेल्स है जिसमें एक मेडिवल सेटिंग्स होती हैं, मिडिल एज की सेटिंग होगी और ऐसा कोई एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है वहां पे उस जगह पे जो कि एक भयानक कैशल होता है, राजमहल किसी ऐसे पृष्ठभूमि पे इस तरीके के नॉवेल्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं। 72 any sort of composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view, persuades used to accept the thesis of any subject, simply entertain is called। शॉर्ट कॉम्पोजिशन प्रोज में होती हैं जो कि किसी डिस्कस करते हैं, किसी सब्जेक्ट को, किसी मैटर को डिस्कस करते हैं और पॉइंट ऑफ व्यू इस पे उनका एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको ओड ऐसे बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। तो वो हमारा ऑप्शन बी होगा, वो हमारा होता है ऐसे, ठीक है। क्योंकि बायोग्राफी आप सभी जानते हो क्या होता है, किसी और की लाइफ के बारे में जब कोई अदर ऑथर लिखता है उसको बायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी जब अपनी खुद की लाइफ के बारे में अपने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को इंक्लूड करता है अपने वर्क में कोई ऑथर, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ओड हमारा एक तरीके की पोइट्री का फॉर्म है, तो इसमें ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन प्रोज की बात हो रही है, तो वो हमारा ऑप्शन बी इसे आएगा। ओके, 73 क्वेश्चन है, सम स्टेटमेंट्स हैव गिवन हियर फॉर ट्रेजेडी, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ट्रेजेडी से रिलेट करता हुआ, ये 2021 के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, टीजीटी में। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हमारा 2 and 3 मींस ट्रेजिक हीरो विल evoke both our pity and terror, the hamartia become the reason of his demise। मींस एक ट्रेजिक फ्लॉ, जो हमार्शिया ट्रेजिक फ्लॉ होता है उसके कैरेक्टर में, उसके डिमाइज का मींस उसके पतन का वो कारण बनता है। और जो ट्रेजिक हीरो होता है वो पेरिपिटिया के थ्रू हमारे अंदर जो होता है वो पिटी एंड टेरर जो होता है वो इवोक करता है। 74 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग कौन से करेक्ट आंसर है आपको बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। और लास्ट ईयर 2021 में बहुत से क्वेश्चंस आपके लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स एंड मूवमेंट से रिलेटेड पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि 2021 के पेपर में टीजीटी के पूछे गए हैं और वो सभी आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हैं। तो ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑटोबायोग्राफी के रिगार्डिंग करेक्ट है। ये फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी इज फर्स्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल द कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन रिटन इन 4th century, द फर्स्ट फुली डेवलप्ड ऑटोबायोग्राफी जिसकी बात करते हैं हम, तो दैट वाज द सेंट अगस्टाइन्स कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन्स, जो कि 4th century में ये लिखा गया है। ये करेक्ट है, बाकी के नहीं करेक्ट हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, इट इज रिटन बाय ग्रेट ऑथर ऑन द लाइफ ऑफ द फेलो ऑथर, बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि ऐसा ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये बायोग्राफिकल वर्क होते हैं। तो इसी तरीके से ऑप्शन सी को हम करेक्ट मानेंगे। 75 क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड। बैलेड जो एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है विच वन इज द नॉट मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैलेड। It tells a story often with a music and accompaniment. It usually deals with a single episode. The story is told through dialogue and action. It is comic in nature. तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल भी बैलेड के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं बैठता है, कॉमिक नहीं होता है। बैलेड जो पोएम्स लिखी जाती हैं और बाकी के तीनों सही हैं आपके कि ये स्टोरी होती है, म्यूजिक इसमें अकम्पनीमेंट होता है, म्यूजिक के फॉर्म में साथ में ये गाया जाता है, ये स्टोरी बताई जाती है। सिंगल एपिसोड्स होता है, मतलब किसी हीरो के या किसी करेजियस इंसिडेंट का एक सिंगल एपिसोड पूरा बताया जाता है। और डायलॉग्स एंड एक्शन के वे में ये स्टोरी जो होती है वो मूव ऑन करती है। 76 क्वेश्चन, अ स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज। डबल मीनिंग जो कोई स्टोरी या वर्स या प्रोज में होती है, लिखी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सटायर, एलिगरी, फेबल, आयरनी। तो उसका ऑप्शन बी एलिगरी होगा। एलिगरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। 77 है, द ग्रेट आर्टिस्टिक मूवमेंट रेनेशा हैज इट्स फुल इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लास्ट ईयर पूछा गया है ये। तो ये रेनेशा का इम्पैक्ट अगर हम फुली मानते हैं तो वो फुल इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर पे कब पड़ा है? तो वो हमारा 16th सेंचुरी में पड़ा है। तो ऑप्शन डी हमें करेक्ट आंसर को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन डी, जहां पे एलिजाबेथन एरा में यूनिवर्सिटी बिट्स के राइटर, साथ ही साथ शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, बहुत से ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इस टाइम पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी इंग्लिश लिटरेचर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंसिस्ट, क्या है? ऑप्शन
डी हमारा करेक्ट होगा। एक इमेजिनरी स्पीकर होता है जो कि इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, ऐसा ड्रामेटिक मोनोलॉग पोयम होता है जिसमें ये चीजें होती हैं। एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर, इमेजिनरी या एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि इमेजिनरी ऑडियंस से, काल्पनिक ऑडियंस से बात करता है। 79 क्वेश्चन, फेबल इज, अ फेबल जिसको बोला जाता है एपोलॉग, प्रोवर्ब्स, एग्जाम्पलम या पैराबल। तो इसका ऑप्शन ए होगा टीजीटी के पेपर में, तो उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।